हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के सब्जेक्ट के अंतर्गत आपकी एक यूनिट है, आपका एक चैप्टर है लेखन के विविध रूप। तो आज के इस वीडियो में हम आपका एक टॉपिक है इस सब्जेक्ट का अनुच्छेद लेखन। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इस अनुच्छेद लेखन के टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें, और जो दूसरे टॉपिक हैं जैसे कि डायरी लेखन, संवाद लेखन, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो एक एक सब टॉपिक के ऊपर वीडियो लाई जा रही है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारी बातें अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद की, यानी कि अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है। देखिए, अनुच्छेद अंग्रेजी के पैराग्राफ का अनुवादित शब्द है। अब यहाँ पे आप अनुच्छेद को ऐसे ही समझ गए यहाँ पर कि जो अनुच्छेद है उसे अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, और पैराग्राफ का मतलब थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छे से पता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कट जाने पर भी अलग या नष्ट ना होना। किसी लेख, निबंध आदि अपेक्षाकृत लंबी रचना को लेखक कुछ विभागों में विभाजित करता है। ऐसा विषय के स्पष्ट विवेचन के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद को आप ऐसे समझिए, पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में आप अनुच्छेद को समझने का प्रयास करें। जैसे कि आप देखते हैं कि कई बार एक लेखक एक बहुत बड़ा ऐसे लिखता है, एक निबंध लिखता है किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है, लेकिन उस निबंध के अंतर्गत जो लेखक होता है वो कई सारे पैराग्राफ को ऐड करता है। पैराग्राफ को ऐड कर करके वो अपना निबंध तैयार करता है। मतलब कई सारी बातें एक निबंध में ऐड की जाती हैं और कई सारे पैराग्राफ एक निबंध में ऐड किए जाते हैं। तो एक बात यहाँ पे आपको ये समझ में आए कि जो पैराग्राफ है होता है, जो अनुच्छेद होता है, वो निबंध का छोटा रूप है, ठीक है, लेकिन निबंध का वो एक हिस्से के रूप में आप देख सकते हो उसे, लेकिन आप उसे समरी नहीं कहोगे। तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आए कि जो अनुच्छेद होता है वो निबंध के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वो छोटा होता है, और एक निबंध के अंतर्गत जो हम अलग अलग पैराग्राफ यूज़ करते हैं उसे ही अनुच्छेद कहा जाता है। जैसे कि आपको यहाँ 3 पैराग्राफ दिख रहे हैं, छोटा सा निबंध अभी मैंने आपको दिखाया, तो ये अलग अलग जो पैराग्राफ हैं ये एक अनुच्छेद हैं। और जो एक अनुच्छेद होता है वो अपने आप में एक पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अभी आगे डिटेल में आप इसे और समझ लेंगे, लेकिन एक अनुच्छेद आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। और ऐसा नहीं कि इसमें अलग अलग विचार शामिल हों, इसमें एक ही विचार आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक लाइन में हमने एक मतलब 4-5 लाइन में, या जो 10-15 लाइन है उसमें हमने एक पैराग्राफ में एक विचार प्रस्तुत किया, फिर हम कुछ दूसरी बात कर रहे हैं तो हमने दूसरा पैराग्राफ या दूसरा अनुच्छेद लिखना शुरू किया। तो इस तरह जो अनुच्छेद होता है उसमें मुख्य रूप से आपको स्पेशल कुछ विशेष जानकारी दी जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, आप शाब्दिक रूप ऐसे याद कर सकते हैं कि इसका कट जाने पर भी अलग या नष्ट ना होना। कट जाने पर अलग या नष्ट होने का मतलब ये है कि जैसे कि एक निबंध लिखा बड़ा सा हमने, ठीक है, एक निबंध में हमने 10 पैराग्राफ लिख दिए, ठीक है, 10 पैराग्राफ हमने लिखे, लेकिन अगर हमने एक पैराग्राफ को भी उठा लिया तो उसका भी एक मीनिंग होगा। मतलब कहने का ये है कि एक निबंध हमने बनाया 10 पैराग्राफ से, और वो निबंध अधूरा रहेगा जब तक हम सारे पैराग्राफ को एकजुट नहीं करेंगे, तो वो निबंध तो अधूरा रहेगा। लेकिन अगर हमने किसी सिंपल से किसी एक सिंगल पैराग्राफ को भी उठा लिया तो उसका भी अर्थ बना रहता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि पैराग्राफ अगर किसी बड़े लेखन से अलग भी हो जाए तब भी उसका अर्थ बना रहता है। कई बार आपने देखा होगा, कई सारे आप किताबें पढ़ते हैं, कई सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि साइड में बॉक्स में कई सारी बातें लिखी रहती हैं। हाँ, मतलब हर बॉक्स नहीं, लेकिन कई बार आप देखोगे कि एक छोटा सा या थोड़ा बड़ा सा एक बॉक्स बनाया जाता है, उसमें 6-7 लाइन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप इसे भी एक अनुच्छेद के रूप में, एक पैराग्राफ के रूप में समझ सकते हैं कि पूरी बातें ना लिखकर भी कुछ कम बातों में भी आपको कई सारी जानकारी दी गई। तो आई होप यहाँ तक आपको अनुच्छेद का मतलब थोड़ा बहुत स्पष्ट हुआ होगा। थोड़ा बहुत भी आया समझ में तो ठीक है, आगे चीज़ें इस क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो अनुच्छेद का प्रयोग इसीलिए होता है कि बहुत लंबे लंबे जो लेखन होते हैं, अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर हम यहाँ से लाइन लिखना शुरू करेंगे और लिखते 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 मतलब हम 6-7 पेज भर देंगे बिना किसी ब्रेक के, तो इससे पढ़ने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो बातें हैं वो सही से व्यक्ति समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि सारी बातों का मिक्सअप हो जाएगा। तो ऐसे में जो लेखक है वो पैराग्राफ के रूप में अपनी एक एक बात को समझाने का अच्छे से प्रयत्न करता है। जो जो इम्पोर्टेंट बातें उसको पैराग्राफ के रूप में समझाने का लेखक के द्वारा प्रयत्न किया जाता है। तो ये लेखक का एक यूज़ है, ताकि जो भी लेखन किया जा रहा है उसको अच्छे से समझाया जा सके। तो आई होप यहाँ तक आपको अनुच्छेद का अर्थ और स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की।
तो एक महत्व तो आपको दिखाई दे ही गया कि बड़े बड़े निबंध वगैरह में या जो बड़ी बड़ी जो बातें हैं, बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कम शब्दों में समझाने के लिए भी या विशेष रूप से रोचक ढंग से बताने के लिए अनुच्छेद का भी प्रयोग किया जाता है। एक ये महत्व हो गया। इसके साथ ही और क्या महत्व है इसके, तो देखिए विद्यार्थी जीवन में इसका काफ़ी महत्व है। विद्यार्थी में लेखन कौशल की क्षमता का विकास करने के लिए, लेखन कौशल की क्षमता का, कि व्यक्ति कितने अच्छे से लिख सकता है, क्या स्किल्स हैं लिखने की, राइटिंग जो स्किल्स होती हैं उसकी क्षमता डेवलप करने के लिए भी इसका एक महत्व है। इसके साथ ही विद्यार्थी को सीमित समय, सीमित विषय पर अनुच्छेद लेखन के लिए कहा जाता है और इसके माध्यम से उसके ज्ञान, कल्पना, तर्क शक्ति और भाषिक क्षमता आदि को परखा जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो अनुच्छेद लेखन है, इसके द्वारा अगर व्यक्ति का जब टेस्ट वगैरह लिया जाता है या उसे अनुच्छेद लिखने को कहा जाता है, तो इससे व्यक्ति की जो कमियां हैं या जो व्यक्ति की क्षमता है वो उभर कर सामने आती है कि व्यक्ति कितना सक्षम है, व्यक्ति का ज्ञान कैसा है, व्यक्ति किस तरह से तर्क की धारणा रखता है, उसकी भाषिक क्षमता कैसी है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिका, दूरदर्शन के समाचार चैनल, पत्र पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, दूरदर्शन के समाचार चैनल, अनुवाद आदि में हिंदी का उपयोग बढ़ने से यह आवश्यक प्रतीत होने लगा है कि विद्यार्थी में विभिन्न विषयों पर सीमित शब्दों में अधिकाधिक भाव प्रकट करने की क्षमता विकास हो। इस दृष्टि से आज सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन का अभ्यास कराया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक बड़ा महत्व अनुच्छेद लेखन का इसलिए है कि जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर ये क्षमता डेवलप हो सके कि वो सीमित शब्दों में अधिक से अधिक जो बात है उसको समझा सकें। देखिए दोस्तों, हमें अनुच्छेद की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हर बार ना हम बड़ा सा एक निबंध नहीं लिखेंगे किसी बात को लेकर। कहीं पर कोई घटना हुई है तो हमें हो सकता है 10 लाइन में वहाँ पे उस घटना को समझाना हो। ठीक है, 10 लाइन की जो बात हमने लिख दी, 10 लाइन में हमने कुछ बातें लिख दी और 10 लाइन ठीक है, हम सामने वाले को या कई लोगों को 10 लाइन के द्वारा बात समझा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति उसी घटना को समझाने के लिए 4-5 पेज का निबंध लिख दे। तो आप बताइए 4-5 पेज आपके पास पढ़ने का टाइम होगा? कई बार नहीं होगा। तो ऐसे में अनुच्छेद की आवश्यकता पड़ती है जो आपको कम समय में, कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में आपको कई सारी जानकारी मुहैया कराए। ऐसा नहीं है कि इसमें हम बहुत सारे लंबे चौड़े उदाहरण का प्रयोग करेंगे, ऐसा करके बहुत लेंथी खींचेंगे, तो इसमें लेंथी नहीं खींचा जाता। आई होप यहाँ तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषताओं की। एक अच्छा अनुच्छेद लेखन किस तरह से लिखा जा सकता है, क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ऐसी कोई मतलब निश्चित नहीं है, कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती कि आप ये चीज़ें कर लो तो आप एक अच्छा अनुच्छेद लिख दोगे। व्यक्ति के कला के ऊपर, व्यक्ति के दिमाग के ऊपर, व्यक्ति की नॉलेज के ऊपर, उसके कौशल के ऊपर ये सारी चीज़ें ज़्यादातर निर्भर करती हैं। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए ताकि एक अच्छा अनुच्छेद लिखा जा सके, जो कि निम्न रूप में दी गई हैं। एक एक करके मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यदि हम अनुच्छेद को किसी रचना का एक अंश माने तो उससे संबंधित विषय का कोई एक अंश अपने पूर्ण भाव या विचार के साथ आए। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे कि अगर आप कोई टॉपिक चूज़ कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप कोई बड़ा टॉपिक चूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ से संबंधित है वो, हाँ, तो आप उसमें जो भी बातें अगर आप अनुच्छेद के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई भी बात लिख रहे हो तो वो स्पष्ट लिखिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन लगभग वो देने वाली हो, ऐसा ना हो कि वो आधा अधूरा हो। तो कुल मिलाकर जैसे कि मान लो हम पॉल्यूशन के ऊपर एक निबंध लिख सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि दिल्ली पॉल्यूशन के ऊपर आप एक निबंध लिखिए, तो निबंध लिख देंगे आप 2 पेज का, 2.5 पेज का, 3 पेज का, आराम से एक निबंध लिख देंगे। लेकिन मैं कहूँ इसके ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद आप कम शब्दों में लिखेंगे, थोड़ा कम शब्दों में लिखेंगे, 1 पेज के अंडर में लिखेंगे, तो ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप आधी अधूरी बातें लिखें। आप ऐसा ना करें कि आधा निबंध लिखकर छोड़ दें और कह दें कि यही अनुच्छेद है। अनुच्छेद में आपको लगभग पूरी जानकारी आपको देनी है, ऐसा ना लगे कि हम आधा अधूरी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 2 लाइन में आपको यहाँ पे बातें लिखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी शब्दों में, जब मैं आपको समझाता हूँ तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको यही चीज़ें रटनी हैं। जब मैं समझाता हूँ और जब यहाँ पे आपको कुछ बातें समझ में आती हैं तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग भी बदल सकते हो। स्वतंत्र अनुच्छेद रचना के समय यह ध्यान में रखना होगा कि उससे संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश हो जाए। यदि कोई पक्ष छूट जाता है तो उसे अनुच्छेद का दोष माना जाएगा। वही बात दोबारा से यहाँ कही जा रही है कि अगर जो भी टॉपिक चुना है आपने, जिस पर आप अनुच्छेद लिख रहे हो, उससे संबंधित कोई पक्ष छूट गया है तो मतलब उसे फिर अधूरा माना जाएगा, उसमें दोष माने जाएंगे। मतलब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो एक कंप्लीट अनुच्छेद हो, उसमें सभी पक्षों को आप समाहित कीजिए। इसके साथ ही अनुच्छेद और निबंध के विषय में अंतर होता है। निबंध ऐसे विषय पर लिखा जाता है जिसका बहुत विस्तृत आयाम हो। जो निबंध लिखे जाते हैं वो ऐसे टॉपिक पर लिखे जाते हैं जिस पर हम बहुत डिटेल में बातें कर सकते हैं।
या जिन टॉपिक पर डिटेल में बात करना आवश्यक है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डिटेल में बात करना आवश्यक है। लाइक अभी मैंने आपको पॉल्यूशन का एग्जांपल दिया, तो पॉल्यूशन का एग्जांपल ऐसा है कि इसके ऊपर आपको निबंध ही लिखना आपके लिए सही होगा। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है ये भी तो आपको बताना होगा। आप साथ में ये भी बताओगे कि पॉल्यूशन मतलब किस तरह का है, क्यों है, क्या है, कैसे, बहुत सारी बातें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। तो ऐसे लेंथी तो टॉपिक के लिए आपको निबंध ही चूज़ करना चाहिए। बाकी ये अंतर बताने के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि निबंध थोड़े लंबे विषय के लिए लिखे जाते हैं। अनुच्छेद का विषय का अंश मात्र हो सकता है, परंतु स्वतंत्र अनुच्छेद का विषय सीमित आयामों वाला होना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय वर्णन में संतुलन रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। संभव है कि किसी व्यक्ति को रुचि अथवा अरुचि के विषय पर अनुच्छेद लिखना हो और वह उसे अति विस्तृत अथवा अति संकुचित ना कर दे। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो वर्णन करते समय संतुलन बनाए रखें। लिखते समय वर्णन में संतुलन बनाए रखें। संतुलन बनाने रखने का मतलब यह है कि कई बार हम लिखते चले जाते हैं और लिखते लिखते हम लोग कई सारी एक्स्ट्रा बातें भी बोल देते हैं। लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कई बार मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ आपके लिए ठीक तो है, लेकिन जब हम अनुच्छेद की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद में आपको मतलब कम शब्दों में आपको बात समझानी है। तो ऐसे में आप ऐसा नहीं कि आप 10 तरह के उदाहरण आप ऐड कर लो, या आप लिखते जा रहे हो, आप इधर उधर की भी बातें आप ऐड कर ले रहे हो। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, आपको संतुलन बनाकर रखना है। और साथ में ऐसा भी ना हो कि आप बहुत छोटा कर दें और ऐसा भी ना हो कि आप बहुत बड़ा कर दें, इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद के लिए शीर्षक को ध्यान से समझकर संतुलित रूप से लिखा जाना चाहिए। ऐसे अगर क्वेश्चन में आएगा आपके कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप बना बनाकर अच्छे से लिखना, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद के लिए शीर्षक को ध्यान से समझकर संतुलित रूप से लिखा जाना चाहिए। मतलब जब आप अनुच्छेद लिख रहे हो तो आपका जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, जो टाइटल है, उसको ध्यान में रखना आप। ऐसा ना हो कि आप टाइटल से भटक जाएं। अनुच्छेद लेखन में विचारों का प्रकटीकरण क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि से होना चाहिए। यदि विचार अथवा भाव क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाएंगे तो पाठक के लिए विषय को समझना दुष्कर हो जाएगा और अनुच्छेद प्रभावहीन रहेगा। इसके साथ ही जो अनुच्छेद लेखन होता है उसमें हमें क्रमबद्धता दिखानी चाहिए, या क्रमबद्धता के अकॉर्डिंग हमें अनुच्छेद लिखना चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब ये है कि सेक्वेंस वाइज में लिखना है, 1 2 3 4। मतलब ये कि जैसे कि मान लो मुझे पहले आपको जो सामान्य बातें हैं वो बतानी है, उसके बाद मुझे मेन टॉपिक के बारे में बात करना है, फिर उसके बाद कुछ और बात करनी है, और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हैं एंड में वो बातें मुझे करनी है। ऐसा ना हो कि कहानी चल रही है और कहानी में आप जो पहले बताने वाली चीज़ है आप उसे बाद में बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही कहने का मतलब है यहाँ पर कि क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्या चीज़ आपको पहले बतानी है इसका आपको ध्यान रखना है। क्रमबद्धता मतलब एक सीक्वेंस के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बतानी है। क्या चीज़ें आगे पीछे करनी है ये आपको ध्यान से यहाँ पे सारी चीज़ें करनी हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद की भाषा, जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, अनुच्छेद यहाँ पे अब मैं कहूँगा, पैराग्राफ नहीं कहूँगा, अब मैं अनुच्छेद कहूँगा। पैराग्राफ तो बस आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो इंग्लिश में तो हम वैसे नॉर्मली अलग से कोई पैराग्राफ नहीं लिखते, लेकिन हिंदी में हम अनुच्छेद स्पेशली कई बार हम लिखते हैं। तो ठीक है, अनुच्छेद यहाँ पे कहा जाएगा। तो जो अनुच्छेद आप लिख रहे हैं उसकी जो भाषा है वो विषय अनुकूल होनी चाहिए। मतलब ये ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं वो समझ में आ जाए पढ़ने वालों को, और वो विषय अनुकूल, आपके टॉपिक के अनुकूल होने चाहिए। आपने जो टॉपिक चूज़ किया उसके अकॉर्डिंग हो। प्राय अनुच्छेद शाश्वत महत्व के विषयों पर लिखे जाते हैं, पर उसकी भाषा भी उसी के अनुरूप गंभीर होनी चाहिए। सामाजिक विषयों पर लिखे गए अनुच्छेद की भाषा अपेक्षाकृत सहज होती है। जैसे कि कुछ सामाजिक विषय हैं, नॉर्मल विषय हैं, तो उसमें नॉर्मली आसान भाषा होती है, और बाकी आप नॉर्मली अलग अलग टॉपिक पर लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप भाषा का चयन कीजिए। लाइक आप देखोगे कि विज्ञान से का कोई टॉपिक है तो उसकी जो भाषा है वो थोड़ी अलग होगी। अनुच्छेद के प्रारंभ से लेकर अंत तक उसका एक सूत्र में बंधा रहना नितांत आवश्यक है। अनुच्छेद मूल विषय से इस प्रकार बंधा होना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पाठक सार रूप में उसके शीर्षक का नितांत संगत एवं उपयुक्त माने। अनुच्छेद लेखन के पूर्व यह विचार कर लेना चाहिए कि इसमें कौन कौन से बिंदु आएंगे। यहाँ पर आप एक बात ध्यान देना, अनुच्छेद अगर आप लिख रहे हो तो अनुच्छेद की जो भी बातें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने 4-5 लाइनें लिखी और फिर आप दूसरी बात उसमें ऐड कर रहे हो। मतलब ये है कि टॉपिक से पूरी तरह जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। अगर वो आप उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो फिर वो निबंध दिखने लगेगा। अनुच्छेद का यही तो फ़ायदा है कि अनुच्छेद में आप जो भी बातें बता रहे हो वो टॉपिक से जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो टॉपिक से जुड़ी हुई होनी चाहिए।
और जिसे व्यक्ति पढ़ने के बाद एक समरी भी तैयार कर ले, उसको टॉपिक से ही सारी बातें समझ में आ जाए कि इसमें ये बात थी। इसके साथ ही जो व्यक्ति अनुच्छेद लिख रहा है उसको पहले ही ध्यान रख लेना चाहिए कि उसे कौन कौन सी बातें अपने अनुच्छेद में शामिल करनी हैं। आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से आपको ये जो अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक नॉर्मली टॉपिक है, कई बार अगर एग्जाम में आएगा अनुच्छेद लेखन पर आपको कुछ लिखना होगा तो आप इसको भी लिखना, अच्छे अनुच्छेद लेखन की विशेषताएं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं लेखन के प्रकार की। जो अनुच्छेद लेखन है, अब हम इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो मेनली बात करें तो ये 4 प्रकार के अनुच्छेद लेखन होते हैं, और ये 4 प्रकार के अनुच्छेद लेखन अगर आपको समझना है तो पहले चारों को समझना पड़ेगा। स्टार्टिंग का 1 अगर आपको नहीं समझ में आया तो दूसरा पढ़ोगे तब जाके पहला समझ में भी आएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐसे हैं, तो बहुत ईजी है। जैसे कि वर्णनात्मक अनुच्छेद क्या होता है, विवरणात्मक अनुच्छेद क्या होता है, सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर। अनुच्छेद की शैली किस प्रकार की होगी इसका निर्णय उसके विषय के आधार पर किया जाता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें दिए गए विषय का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए पुस्तकालय विषय को लिया जा सकता है। ऐसे विषय में लेखक पुस्तकालय का अर्थ, प्रकार, उपयोगिता आदि का आवश्यकता अनुसार वर्णन करता है। यहाँ पे देखिए वर्णनात्मक अनुच्छेद क्या होता है। वर्णनात्मक अनुच्छेद में हम जो भी विषय चूज़ करते हैं, जो भी टॉपिक लेते हैं लेखन के लिए, लिखने के लिए जो भी विषय हम चूज़ करते हैं, अगर वर्णनात्मक विषय के हिसाब अगर हम देखें, देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझिए, कई बार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिस पर हमें जिसका हमें वर्णन करना पड़ता है, जिसके बारे में हमें बताना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है, ठीक है, उसे डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो ये होता है वर्णनात्मक अनुच्छेद लेखन। अब देखिए जैसे कि एक टॉपिक है पुस्तकालय। अब पुस्तकालय का ये जो टॉपिक, अगर हम इस पर अनुच्छेद लिखेंगे तो इसमें जो एक लेखक है वो क्या बताएगा कि पुस्तकालय कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है। इसमें भाई किताबें होती हैं तरह तरह की, इसके प्रकार क्या होते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। ये आज के समय पर ये एक मतलब आज के समय पर स्कूल कॉलेजों में हम पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी को देख सकते हैं। तो इसका वर्णन किया जा रहा है, मतलब विषय के रूप में जब हम पुस्तकालय पर विषय के रूप में लिख रहे हैं तो पुस्तकालय को मतलब बता रहे हैं, पुस्तकालय का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब हम किसी विषय का वर्णन करते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं कि उस विषय के बारे में, तो उसे हम कहते हैं वर्णनात्मक अनुच्छेद। अभी आपको ये वाला पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। विवरणात्मक अनुच्छेद अब हम बात करते हैं, तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें लेखक को देखे अथवा अनुभव किए गए विषय के अनुसार विवरण प्रस्तुत करना होता है। आचरण, सत्यप्रियता, एकता में बल आदि ऐसे विषय हैं जिनमें विषय का प्रतिपादन करते समय लेखक को किसी घटना का विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ सकता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप किसी रेल दुर्घटना के बारे में आप लिख रहे हैं, ठीक है, रेल दुर्घटना हो गई या कोई भी आप मान लीजिए कोई इंसिडेंट है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के बारे में लिखते समय आपको विवरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे। कुछ लोगों से आपको पूछताछ करनी पड़ेगी। हो सकता है अगर आपने दुर्घटना देखी है वो रेल दुर्घटना, तो आप उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा होता है या हुआ था इस घटना के दौरान, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में लिखना है, तो उसके लिए भी आप अपना विवरण प्रस्तुत करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ एक व्यक्ति का आचरण ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे आपको विवरण देना पड़ेगा, आपको देखकर, सुनकर, समझकर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। तो इस तरह से वर्णनात्मक में हम क्या करते हैं, एक टॉपिक का हम वर्णन कर देते हैं कि हाँ ये टॉपिक ऐसा ऐसा है। लेकिन विवरण वाले अनुच्छेद लेखन में हम क्या करते हैं, किसी विषय का विवरण देते हैं कि वो चीज़ कैसी रही थी, क्या एक्सपीरियंस रहा था। मान लीजिए आपने बुलेट ट्रेन, आप कल को बुलेट ट्रेन में बैठते हैं, या वंदे भारत ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप वंदे भारत ट्रेन में बैठते हैं। अब आपने कैसा अनुभव किया, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, अब आप इसका विवरण देंगे। तो ये क्या हो गया, विवरणात्मक अनुच्छेद लेखन। आप इसका विवरण दे रहे हैं, आप अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही जो तीसरा एक प्रकार है अनुच्छेद लेखन का, वो है विचारात्मक अनुच्छेद लेखन। अधिकांश अनुच्छेद लेखन इसी कोटि में आते हैं। प्रायः अनुच्छेद के विषय इस प्रकार के होते हैं कि लेखक को कुछ विचार अथवा चिंतन कर विषय का प्रतिपादन करना पड़ता है। यह सत्य है कि अनुच्छेद के विषय गंभीर चिंतन के विषय नहीं होते, परंतु इनका उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थी को चिंतनशील शक्ति का विकास हो सके और वह विषय के संबंध
उसका सोच सके और विषय के संबंध में सोच सके और तर्कपूर्ण विधि से प्रतिपादन कर सकें। देखिए विचारधारात्मक आप इसे लिख सकते हैं, या विचारात्मक अनुच्छेद जो है, देखिए इसमें एक लेखक अपने विचारों को जोड़कर किसी विषय के बारे में लिखता है। जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसा विषय हो सकता है जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा अनुभव ना हो, या हम अपने अनुभव के अनुसार कुछ विचार ऐड कर दें, कुछ बातें ऐड कर दें। ठीक है, तो अनुभव के अनुसार या यहाँ पे हम विचार कुछ अपनी तरफ से जब ऐड करते हैं लेखन में, तो उसे कहते हैं विचारधारात्मक या विचारात्मक अनुच्छेद लेखन। जैसे कि अभी आपसे कहा जाए कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप अनुच्छेद लेखन कीजिए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, पहली बार समझेंगे, हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे, लेकिन फिर भी आप इसमें थोड़ा अपनी तरफ से भी कहा जाएगा आपको कि आपको इसमें ऐड करनी है बातें, तो आप हो सकता है कि विचारात्मक अनुच्छेद के रूप में भी आप इसको लिखें, क्योंकि आप अपना विचार भी प्रस्तुत करेंगे कि इसका ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या क्यों आना चाहिए, तो इसको लेकर अपना विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सोच समझ कर जब आप चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पे विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं विषय पे, तो वो हो गया विचारात्मक अनुच्छेद। इसके साथ ही कल्पनात्मक और भावपरक अनुच्छेद, अभी भी थोड़ा विचारात्मक से जुड़ा हुआ है। कुछ अनुच्छेद कल्पनात्मक और भावपरक भी होते हैं। अनुच्छेद लेखन का यह एक उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की मानसिक क्षमता का विकास करना। इसके लिए कभी उसे विचारपरक अनुच्छेदों का अभ्यास कराया जाता है, और कभी ऐसे विषय का अनुच्छेद लिखवाए जाते हैं जिसमें उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो, जहां मस्तिष्क के साथ हृदय को भी पूर्ण अवकाश मिले। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे विषय दिए जाते हैं लिखने के लिए, विद्यार्थियों को टॉपिक दे दिए जाते हैं जो कल्पना पर आधारित होते हैं, जिसमें आपको कल्पना करनी होती है। जैसे एक टॉपिक आपको नॉर्मली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसा XYZ का टॉपिक दे दिया गया जिसमें आपको थोड़ी जो चीज़ें हैं वो हकीकत से परे लगें, लेकिन आपसे कहा गया कि कल्पना कीजिए अगर ऐसा ऐसा होगा तो आप ऐसा मतलब क्या हो सकता है, तो आप कल्पना के बेस पर आप लिखते जा रहे हो कि अगर ऐसा होता तो हम ऐसे ऐसे होते, या ऐसा ऐसा चीज़ होती। एक बार मेरे एग्ज़ाम में आया था, 10th में, आई थिंक नहीं 11th में आया था, तो एक कुछ बादल के ऊपर आया था लिखने को। अब मुझे टॉपिक याद नहीं आ रहा, वो बादल से संबंधित था, लेकिन उसमें कल्पना करके लिखने था। हमें ये नहीं बताना था कि बादल से बारिश होती है, ये वो होता है, लेकिन वो थोड़ा अजीब टॉपिक था, थोड़ा सा बादल से संबंधित था, इतना याद है मुझे। तो उसमें कल्पना करके लिखना था, और मैंने बिल्कुल कल्पना करके बातें लिख दी। मुझे लग रहा था यार मैं क्या लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, क्योंकि यार बादल मतलब कल्पना करके लिखना था उसमें। मुझे खुद डाउट लग रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, बट मैंने कहा छोड़ने से अच्छा लिख देता हूँ। तो मेरा पूरा पेपर हो गया था, बस मुझे वही लिखना था, तो मैंने लिख ही दिया, छोड़ा नहीं उसे। अब मैंने अनुच्छेद जितना ही लिखा था उस पर, अनुच्छेद लेखन की ही तरह था वो, तो उतना लिख दिया, और 5 नंबर का था, मुझे 4 नंबर मिले। याद नहीं, शायद 5 ही नंबर मिले थे, लेकिन हाँ, तो मतलब एग्जैक्ट अगर आप देखो तो ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन कई बार ऐसे दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, एक इमेजिनेशन करनी पड़ती है। तो मैंने टीचर से ये पूछा कि सर क्या इसमें बस हमने इमेजिनेशन करके लिख दिया, तो क्या ये सही था? तो सर ने कहा हाँ ये सही था, इसमें आपको कल्पना ही करनी थी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार आपको ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं, या विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, जिसमें कल्पना कर कर ही आपको लिखना होता है। अब आपको अपनी फीलिंग्स ऐड करनी होती हैं, ठीक है, अपना क्या सोच है आपकी, तो आपको वो वहाँ पे ऐड करना होता है। तो ऐसे में वो हो गया कल्पना परक भाव परक अनुच्छेद। हालांकि विचारात्मक अनुच्छेद भी थोड़ा बहुत इससे मिलता है, लेकिन काफ़ी हद तक विचारात्मक अनुच्छेद में आपको अपने गहन विचार प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जो कि कई बार वास्तविक टॉपिक से संबंधित होते हैं। आई होप यहाँ पे आपको प्रकार समझ में आ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। नहीं भी आया तो यही कहूँगा, एक बार आप यहाँ पे ध्यान से समझ लो। देखो, वर्णनात्मक अनुच्छेद में हम वर्णन करते हैं, जैसे कि पुस्तकालय क्या है, क्यों है, क्या अस्तित्व है इसका। विवरणात्मक में हम एक्सपीरियंस के अनुसार विवरण देते हैं, क्या चीज़ें कैसी रही थी। विचारात्मक में हम विचार जोड़ते हैं, और कल्पनात्मक में कल्पना ही करते हैं हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही थी। इसके अलावा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया है, पल्लवन और अनुच्छेद लेखन में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, पल्लवन और अनुच्छेद लेखन में अंतर आप ऐसे समझ लो, छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। मतलब ये है कि पल्लवन के अंतर्गत जो मुहावरे वगैरह होते हैं, जो पंक्तियां वगैरह होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें अच्छे से परिभाषित किया जाता है, उन्हें विस्तृत किया जाता है। और अनुच्छेद में क्या होता है, हम कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताने के कारण कई सारी चीज़ों को हम लिख देते हैं, लेकिन अच्छे से स्पष्ट नहीं करते। जैसे कि मान लो हम अनुच्छेद लिख रहे हैं प्रदूषण के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे प्रदूषण के बारे में तो बता देंगे, या हम कई सारी चीज़ों के बारे में बता देंगे, लेकिन कुछ शब्दों को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हो सकता है हम प्रदूषण का अर्थ अच्छे से एक्सप्लेन ना करें, विस्तृत ना करें, लेकिन विस्तृत करते करते
पल्लवन में हम सारी बातें बता देंगे कि पल्लव या ये होता है, वो होता है, वो होता है। तो मतलब ये है, इसमें हम काफ़ी डिटेल में एक्सपेंड करते हैं किसी टॉपिक को या किसी पंक्ति या किसी लोकोक्ति को। ठीक है, मतलब हम एक्सप्लेन करते हैं काफ़ी ज़्यादा पल्लवन में, एक्सपेंशन मतलब विस्तार करते हैं इसमें हम। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, हल्का सा बस आपने समझ लिया, बहुत है इतना। अगर आप चाहें तो शाब्दिक रूप में आप इसे याद कर सकते हैं, शाब्दिक रूप में। बाकी मुश्किल है, आप याद मत कीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, नॉर्मल टॉपिक है, बस हल्का सा आप इसको समझ लो कि ये पल्लवन होता क्या है। ठीक है, हल्का सा रीड करके पढ़ लो, याद हो जाएगा, समझ में आ ही गया है। पटकथा लेखन की बात करूँ तो पटकथा लेखन मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम फिल्म वगैरह के लिए डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं या टेलीविज़न के लिए कोई मतलब राइटिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको हम पटकथा लेखन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जीवन मूल्य भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जीवन मूल्य क्या होता है? ठीक है, देखिए दोस्तों, हर वैल्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, वैल्यूज़ होती है, कुछ मूल्य होते हैं हमारे जीवन के जीवन से संबंधित, जैसे कि जीवन मूल्यों के अंतर्गत प्रेम, मानवीय करुणा, ईमानदारी, भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की भावना, परोपकार, त्याग, निष्ठा, उत्तरदायित्व, दया, अच्छाई से सरोकार आदि समाहित है। साहित्य में रचनाकार सभी मूल्यों को जन जीवन की व्यवहारिकता के आधार पर चित्रित करता है। जो व्यक्ति लिखने वाला, जो साहित्यकार है, जो रचनाकार है, वो जीवन वैल्यू, जो जीवन मूल्य हैं, इनको भी शामिल करता है। लिखते समय जो जीवन मूल्य हैं, जैसे कि अच्छाई है, नैतिकता है, या हमारी जो देखो हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। कई बार वैल्यूज़ झूठ बोलने से हमें रोक देती हैं। हमारी ये वैल्यू है कि हम बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे। कई बार मेट्रो में जो व्यक्ति हैं वो अपनी सीट छोड़कर किसी ओल्ड व्यक्ति को या जिसको ज़रूरत होती है उसको सौंप देते हैं, तो ये वैल्यू को दर्शाता है, ये जीवन मूल्य हैं। तो जब व्यक्ति लिखता है तो उसे ऐसे जीवन मूल्य से संबंधित जो भाव हैं वो भी शामिल करने चाहिए। तो ये था जीवन मूल्य। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑलरेडी अनुच्छेद जो लेखन है, मेन टॉपिक आपका अनुच्छेद लेखन था यहाँ पर, और वो आपको अभी समझ में आ गया। इसके बाद जो दूसरे टॉपिक है डायरी लेखन वगैरह, उनके ऊपर आपको अलग से वीडियो लाई जाएगी, वो आप पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पे जो पल्लवन था, ये नॉर्मली छोटा टॉपिक था, हल्का सा आपने समझ लिया, हो गया, ठीक है। पटकथा लेखन हल्का सा आपको यहाँ पे समझना था, इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसे आप कभी और पढ़ेंगे हिंदी के सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपने पटकथा को समझ लिया, जीवन मूल्य को समझ लिया। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। मुख्य रूप से आपको अनुच्छेद लेखन समझना था और अनुच्छेद लेखन आपको समझ में आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।